बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा अपनी स्पीच शुरू करने से पहले। जब मैं आ रहा था यहाँ पे ऑपोजिशन की लॉबीज़ में सीसीटीवी कैमरास स्पीच की और हाउस के वो नहीं चल रहे थे, नंबर एक। और जो रिपोर्ट्स हैं बाकी जगहों में भी, ऑपोजिशन चेंबर में, मेरे ऑफिस में, वहाँ पे भी नहीं चल रहे। ये मेरे चेंबर में भी नहीं चल रहे, ठीक कर रहे हैं, हो जाएंगे ठीक। अच्छा, ये हमेशा ये इत्तेफाक होता है, उसने इत्तेफाक है जिस वक्त ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन के लोग बोलते हैं उमर उस वक्त ये बात होती है। उमर अयूब साहब, आप अपना इलेक्ट्रिशियन मंगवा लें, टेक्नीशियन मंगवा लें। ये पहली 4 रोज़ जो हैं ये एनालॉग सिस्टम है, 1994-95 का लगा हुआ है। ये उस दिन जिस दिन बजट की तकरीर थी, उस दिन जब वो थम्पिंग उससे शॉर्ट इसकी कोम्बिंग होती, वो शॉर्ट सर्किटिंग होकर ये जल गए। इनके पार्ट सब अवेलेबल नहीं है। इट्स एन ऑब्सोलीट इक्विपमेंट, एनालॉग इक्विपमेंट। अब तकरीबन 35 करोड़ रुपया लग रहा है इस इक्विपमेंट को रिस्टोर करने। अब हम फिलहाल टेम्परेरली इसको रिस्टोर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह। आप अपनी तकरीर कीजिए। जनाब स्पीकर, यहाँ पे आपने ये बात कही है तो मैं आपका रिकॉर्ड भी दुरुस्त कर देता हूँ। मेरे पास भी वो वीडियो है जिस वक्त यहाँ पे जो इधर के लोग थे वो इधर बैठे हुए थे और जो थम्पिंग करते थे और यहाँ पे होती थी, उस वक्त ये खराब नहीं होता था। अभी आके तब भी होता था, तब असद कैसर साहब को प्रॉब्लम आई थी। ये अभी आके खराब होता है, तो लिहाजा। और दूसरी अहम बात ये जनाब स्पीकर के आपने हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कमिट किया था। मैं उस पर टच भी करूंगा, आपके भी रोल पे भी अभी बात करूंगा कि यहाँ पे जिस वक्त स्पीच होती है जी, तो उसको आप सेंसर कर रहे हैं, जो प्रोगेटिव आपके पास नहीं है। नंबर एक, या तो कोई ऐसी चीज हो, मेरे पास 284 है रूल, वो आप देख सकते हैं, आपको मैं पढ़ के भी सुना दूंगा ड्यूरिंग माय स्पीच। तो आपको मैं प्रूफ करूंगा कि आपके एक्शंस दुरुस्त नहीं थे। लिहाजा मैं आपसे बात करता हूं कि जो यहां पे मेरी स्पीच है उस पे आपको कटौती करने की जरूरत नहीं है। नंबर एक, हम लोग यहां पे जो बात करेंगे वो हक और सच के ऊपर होगी। राम स्पीकर, आपकी इस पे मुझे रूलिंग भी चाहिए होगी। मैं स्पीच में आऊंगा, आप आराम से उस वक्त तक देख भी लीजिएगा। मैं 284 निकालना चाह रहा हूं। 284 पेज 97 पे मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। एक्सपंक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम डिबेट्स इफ द स्पीकर इज ऑफ ओपिनियन that words have been used in debates which are defamatory, indecent, unparliamentary or undignified, he may in his discretion either during the debate or subsequently order that such words be expunged from the proceedings of the assembly। उस दिन यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर साहब बैठे थे। मैं जरा पढ़ लूं एक दफा, मुझे इतनी अंग्रेजी जरा इतनी तेजी से समझ नहीं आती। Expunction of words from debates if the speaker is of the opinion that words have been used in debates which are defamatory, indecent, defamatory का भी आपको डेफिनेशन पता है, indecent, unparliamentary और undignified, he may in his discretion either during the debate or subsequently, the word is subsequently, order that such words be expunged from the proceedings of the assembly। जी, उस वक्त यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड subsequently डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड करते हैं, उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं किया। तो अगर उन्होंने उस वक्त नहीं किया, उसके बाद भी किया जा सकता है। सबसीक्वेंटली का मतलब ये है, उसमें कोई चीज थी नहीं, मैं आपको प्रूफ करूंगा। मैंने यहाँ ये भी रख लिया कि ऐसी कोई चीज गई, आई विश आई कुड शो इट टू यू कि इट शुड बी एक्सपंज फ्रॉम हियर, और यहाँ से भी एक्सपंज कर सकता हूँ और बाद में जाके डिबेट देख के उस पर भी एक्सपंज कर सकता हूँ ये। और इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ एक्सपंज नहीं होगी जो इनडिसेंट और ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए 84 में उसके अलावा होगी। आपने जो अभी मैं तकरीर शुरू करता हूँ जनाब स्पीकर, बट फॉर द रिकॉर्ड जो आपने किया था वो गलत किया था ना, आई विल प्रूव इट। मैं आई स्टैंड बाय माय 284 व्हाट यू, आई स्टैंड बाय माय। ठीक है, वी एग्री टू डिसएग्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कराम दो वैया कनस्ताइन। जनाब स्पीकर, आज इस हाउस में बजट जो पेश हुआ था उसको ऑपोजिशन पार्टीज ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, हमने उसको लैला बजट बाय लैला इंस्टॉल्ड शहबाज शरीफ डिक्लेयर किया हुआ है। इस वक्त आप ये देखें, बजट तकरीर और मतलब बजट के ऊपर और जो उससे पहले हिंदुस्तान के साथ जो इस वक्त जंग हुई थी उसके हवाले से
پہلگام کی جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے اوپر بھی میں روشنی ڈالوں گا اور پھر بجٹ کے اوپر میں بھی ڈیٹیل میں جائیں گے. پر ایونٹس بڑے تیزی سے انفولڈ ہو رہے ہیں. ابھی جو ہاؤس نے جوائنٹ ریزولوشن پاس کیا ہے جناب اسپیکر, اسرائیل کو جتنا کنڈیم کیا جا سکے وہ کم ہے. ایران پہ اس نے حملہ کیا اور ایران نے کوئی پرووکیشن نہیں کی. انپرووکڈ اٹیک ایران پہ جو اسرائیل نے کیا ہے وہ صرف مشرق وسطی نہیں, سارے ریجن کو انڈینجر کر رہا ہے. وہ یہ جس طرح مودی ایک فاشسٹ ہے تو نتنیاہو بھی اسی طرح کر رہا ہے. اور وہ یونیلیٹرل جو یہ ایکشنز کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکلیشن لیڈر آپ مزید اوپر لے کے جائیں. اور اس کے جو نتائج آگے برپا ہوں گے جناب اسپیکر وہ بہت ہی زیادہ خوفناک ہیں, کیونکہ ایران جس وقت ریٹیلیٹ کرے گا تو اس سے مزید یہ چیزیں ایسکلیٹ کریں گی. اور اس پہ ہم نے ریزولوشن میں ہماری طرف سے یہ بھی آیا کہ OIC کا امیجیٹ ایک سیشن کال کیا جائے اور مسلمان ممالک سارے مل کے اس کو نہ صرف کنڈیم کریں اور ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے بھی ہوں. جناب اسپیکر, یہاں پہ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ جس دن 7 مئی 2025 کو ہندوستان نے رات 12:30 بجے پاکستان پہ اٹیک کیا تو پاکستان کی مسلح افواج کو ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشورانہ صلاحیت دکھا کے ان کے اٹیک کو پسپا بھی کیا. اور 4 دن کے اندر 4 دن کے بعد جو جوابی کارروائی ہوئی اس کی بنا پہ میسائل اٹیکس ہوئے. اور اس سے پہلے جو پاکستان ایئر فورس کے فائٹر جیٹس نے ہندوستان کے 6 جہازوں کو جو مار گرایا, ہم لوگ اپنے پائلٹس کو اور اپنے افواج کو, مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جناب اسپیکر, اسی ہاؤس میں 5 مئی کو اسی جگہ سے میں جب بات کر رہا تھا, میں نے اپنی سپیچ میں بات کہی تھی, میں نے کہا تھا ٹرپل ایز. وہ ٹرپل ایز فوج میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ اللہ, آرٹلری, ایئر فورس. 75% کیجولٹیز ہندوستان میں 1965 کی جنگ میں آپ کی آرٹلری اور ایئر فورس کی وجہ سے ہوئی. اور اس بار بھی جو آپ کے میسائلز بھی ہیں وہ ایک فارم آف آرٹلری ہے, وہ آپ کے میسائل ہٹ کرتے ہیں. اور اس بار بھی وہی چیز پروو ہوئی. میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس سارے کے سارے انسیڈنٹ میں جب سے یہ شروع ہوا, لیڈرشپ سٹائلز کا, لیڈرشپ کا طریقہ کار کا واضح ایک فرق نظر آیا. ایک طرف میرا محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت 14 فروری 2019 کو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا اور انڈین ملٹری کانوائے پہ اٹیک ہوا تھا, تو اس کے بعد ہندوستان نے امیجیٹلی پاکستان پہ بلیم گیم شروع کر دی. چونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جناب اسپیکر انہوں نے اس پارٹی کو گراس روٹس لیول سے اٹھایا ہے, ہاتھ سے نرچر کر کے بنایا ہے, ان کا پلس ہے عوام پہ, ان کی لیڈرشپ سٹائل اور ان کا میٹل جو ہے وہ وہاں پہ ٹیسٹ ہوا اور وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس موقع میں سرخرو ہوئے. اور وہ کیسے؟ عمران خان صاحب نے پروو کیا کہ وہ صحیح وزیر اعظم ہیں اور عوام کے دلوں پہ رائج کرنے والے وزیر اعظم اور لیڈر ہیں. جس وقت انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سوچیں گے بعد میں, وار پہلے کریں گے, یہ ایک لیڈر کی
نشانی ہوتی ہے. اس کے برعکس یہاں پہ شہباز شریف نے پروف کیا کہ وہ اس موقع کے اوپر رائز نہیں کر سکا. شہباز شریف نے پروف کیا کہ وہ ایک انسٹالڈ پپٹ ہے. ہاؤس آف شریفز میں ایک چیز سامنے نظر آئی کہ شریف خاندان میں کسی شخص نے نریندر مودی کے بارے میں ان کانفلکٹ کے دوران ایک ٹویٹ بھی نہیں کی. اس کی وجہ شریف خاندان کی جو تانا بانا ہے وہ جا کے سجن جندال کے ساتھ ملتا ہے. جناب اسپیکر یہ حقائق پہ مبنی ہے اور آپ یہ ٹویٹر اور یہ باقی سٹیٹمنٹس دیکھ سکتے ہیں. اسی ہاؤس میں جناب اسپیکر بلکہ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 19 فروری 2019 کو قوم سے خطاب کیا تو ان کے 7:29 کے مارک پہ اور 8:48 کے مارک پہ ان کی جو سپیچ ہے اس کو آپ ذرا دیکھیے گا. وہ وربیٹم میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. یہ لیڈر ہوتا ہے جناب اسپیکر. 8:48 کے مارک پہ 19 فروری 2019 پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا جنگ شروع کرنا آسان ہے, جنگ شروع کرنا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن جنگ ختم کرنا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ایونٹس اوورٹیک کر جاتے ہیں, پر وہاں پہ جس کو آپ اسکیلیشن لیڈر کہتے ہیں, اسکیلیشن لیڈر یہ ہوتا ہے کہ دشمن آپ پہ وار کرے, آپ کا وار اتنا تیزی سے آئے, اتنا سیویئر ہو کہ دشمن کے دانت بھی ٹوٹیں, اس کے دانت کھٹیں, اس کی ریڑھ کی ہڈی آپ توڑیں کہ وہ اٹھ نہ سکے. وزیر اعظم عمران خان. جناب اسپیکر, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی کائنڈلی تشریف رکھیں, آپ لوگوں کی آواز ایکو کر رہی ہے ہاؤس میں. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, جب آپ کا لیڈر جب اسکیلیشن لیڈر کو ختم کرتا ہے اور رسپانس ایک سیویئر ہوتا ہے تو پھر دشمن ریاکٹ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ٹائم لائن کے ساتھ بتا دیتا ہوں کہ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وارننگ دی تو ہندوستان اور مودی سرکار کے ذہن میں گھمنڈ تھا. انہوں نے بالا کوٹ پہ اٹیک کیا 26 فروری 2019 کو. 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ کے جہازوں نے اور ہمارے بہادر پائلٹس نے ابھی لندن کے MiG 21 کو گرایا جس کا ملبہ پاکستان میں گرا, اور دوسرا آپ کا ایک SU-30 اس کو مارا گیا جو کہ ہندوستان میں گرا, اور ہندوستان نے اپنا ہی ایک Mi-17 ہیلی کاپٹر سری نگر کے اندر گرا دیا. ان کا خیال تھا یہ پاکستانی ہیلی کاپٹر آ رہا ہے. امیڈیٹ ریسپانس کا فائدہ کیا ہوا کہ جناب اسپیکر ایک دم ہندوستان پیچھے ہٹ گیا, جانیں بچی پاکستان میں. اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس وقت اقوام متحدہ میں سپیچ کی 27 ستمبر 2019 کو, انہوں نے پیشن گوئی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک بار پھر اٹیک کرے گا پاکستان کے اوپر. اس کی ٹرانسکرپٹ میرے پاس موجود ہے, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی اس سپیچ میں, میں وربیٹم کوٹ کرتا ہوں, let any enemy of Pakistan know
that when it comes to the defense of Pakistan, the people of Pakistan unite. اور جناب اسپیکر یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ہمیشہ امن کو چانس دینا چاہیے، پر امن جو ہے وہ عزت کے ساتھ ہونا چاہیے. امن کے خاطر آپ کسی کے غلام نہیں بن سکتے ہیں. جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہر بار وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مواقع آتے ہیں، فیصلہ کیا کرنا ہے آپ نے کہ آپ بہادر شاہ ظفر بنے اور ایک غلام بنے، یا پھر آپ ٹیپو سلطان بنے، شہید بنے اور دنیا آپ کو عزت کے ساتھ یاد کرے گی. جی لیڈر آف دا اپوزیشن. بہت شکریہ جی. جناب اسپیکر، یہاں پہ میں کہوں گا کہ میرے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں جہاں پہ وہاں پہ وہ ناجائز طور پہ پابند سلاسل ہیں، وہاں سے بھی انہوں نے ایک ٹویٹ بھیجی، انہوں نے میسج بھیجا، اور وہ میں میسج آپ کو اور وہ ٹویٹ میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. اس شخص کا ظرف دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. یہ فیشسٹ رجیم ان کے ساتھ کر کیا رہی ہے، پر پاکستان کے خاطر میرے جتنے یہاں پہ ساتھی ہیں، ہمیں انسٹرکشنز تھیں، آپ نے متحد ہو کے کھڑے ہونا ہے. اور انہوں نے سب سے پہلے کہا ہے کہ جی ٹو ون دا وار اگینسٹ این ایکسٹرنل اینمی the nation must first be united. It is high time to put a halt to all actions that are further polarizing the nation. The state's excessive focus on political victimization at this critical time is deepening internal divisions and undermining the nation's collective ability to confront external threats. متحد ہونے کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے تھے. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ it is naive to expect any strong stance from self-serving figures like Nawaz Sharif and Asif Zardari. They will never speak out against India because their illegal wealth and business interests lie abroad. They profit from foreign investments, and to protect those financial interests, they remain silent in the face of foreign aggression and baseless allegations against Pakistan. House of Sharif کی طرف سے ایک ٹویٹ نانا اس کو reinforce کرتا ہے. Their fear is simple, that Indian lobbies might freeze their offshore assets if they speak. I've always emphasized the importance of the Kashmiris' right to self-determination as guaranteed by United Nations resolutions. اب اسپیکر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑے کلیئرلی کہا تھا, sadly the nation has been divided by an illegitimate government imposed through fraudulent Form 47 results. And yet, ironically, Narendra Modi's aggression has united the people of Pakistan in one voice against Indian hostility. While we reject this fake regime, we stand firmly as one Pakistani nation and strongly condemn Modi's warmongering and his dangerous statements. اس پہ جناب اسپیکر فالس فلیگ آپریشن کے بارے میں بھی جو پلوامہ کا تھا, اس کے بعد انہوں نے کلیئرلی کہا تھا, as I predicted in 2019, the same is happening again after Pahalgam incident. Instead of introspection and investigation, Modi Sarkar is again placing the blame on Pakistan. جناب اسپیکر, یہ ایک وزیر اعظم جس نے بہادری کے ساتھ ایکشن لیا, وہ آپ کو جیل سے پیغام نیشنل یونٹی کا دے رہے ہیں. اس کو ہیٹ کریں, اس کو ریسپیکٹ کریں. یہاں پہ جناب اسپیکر اسی ہاؤس پہ 29 اپریل 2025 کو میں نے بھی سٹیٹمنٹ میں نے دی تھی, ٹویٹ بھی کیا تھا, اور میں بار بار کہہ رہا تھا 29 اپریل کو میں کہہ رہا تھا کہ since the last 5 days I've been saying
that Indian strikes are imminent. Shahbaz Sharif and his installed regime have been kowtowing to the Indians and surrendered to them by offering an investigation into the Pahalgam attack. Precision-guided munitions and BrahMos supersonic missiles will be used. India will most probably strike with these missiles. Pakistan has to tell India that our retaliation will not be limited to conventional weapons. जनाब स्पीकर, उस वक्त भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान को वजीर आजम इमरान खान साहब की जरूरत है। ये मैं क्यों कह रहा हूं जनाब स्पीकर, क्योंकि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं इस खित्ते में, आज आप ईरान का देखें, एस्केलेशन लैडर चढ़ गया है। आप देखें हिंदुस्तान ने जो किया है और हिंदुस्तान फिर तैयारी कर रहा है। ये बिल्कुल ना भूलें या इस लल में ना बैठ जाएं कि सब अमन हो गया है। हिंदुस्तान तैयारी कर रहा है क्योंकि मोदी सरकार और आरएसएस के डीएनए में ये है। और ये मैं कहता चलूं कि पाकिस्तानी इस फ्लोर ऑफ द हाउस से बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तानी कौम अपने दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है इंशाल्लाह और मुंह तोड़ जवाब देगी। हमारा वजीर आजम इमरान खान साहब जेल से इसको लीड कर सकते हैं, करेंगे इंशाल्लाह। यहां पे जनाब स्पीकर, जिस दिन ये वाकया हुआ 7 तारीख की सुबह 12:30 बजे, उससे एक दिन पहले 6 तारीख को मेरे ये सारे साथी जो यहां पे मौजूद हैं, हम लोग अडयाला जेल के सामने खड़े थे। पंजाब पुलिस की दहशतगर्दी थी कि आपके एक एमएनए शफकत अवान साहब के हाथ पे डंडे पोड़े मोच पड़ी। हमारी जनाब यहां पे एडवोकेट चंगेज काकड़ साहब एमएनए साहब के हाथ में मोच आई। हमारे यहां पे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब के गरिबान को यहां से फाड़ा गया। ये वो हालात थे। हमने आके प्रोटेस्ट किया। मियां अजहर साहब को, सारे जितने हमारे साथी थे, जनाब स्पीकर, पर जिस वक्त उसी रात में हॉस्पिटलाइज हुआ और यहां पे जिस तरह हमारे साथियों ने आके जिस वक्त बात हुई, पाकिस्तान की पूरी ऑपोजिशन और पूरी कौम मुत्तहिद थी, कोई डिवीजन नहीं था। और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। मुसल्ला फौज, एक आपका जवान, एक पायलट जिस वक्त वो परवाज कर रहा होता है या उसने राइफल लेके खड़ा होता है या वो मिसाइल या तोपखाना चला रहा होता है या टैंक में बैठा होता है या आबदोजों में और बहरी जहाजों में बैठा होता है, डिस्ट्रॉयर्स पे, फ्रिगेट्स पे, मिसाइल बोट्स पे, उसको पता होता है कि कौम मेरे पीछे खड़ी है, वो शेर की तरह लड़ता है। और यहां पे ये मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर, इस पे मैं आपको जरा कॉन्ट्रास्ट दिखा दूं कि यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन की पार्टियां मुत्तहिद थीं, पर यहां पे मैं आपको बताऊं और वीडियो क्लिप्स अपनी देख लें। जॉइंट सेशन था पार्लियामेंट का 6 अगस्त 2019 को, जिस वक्त हिंदुस्तान ने कश्मीर के राइट्स उड़ा के रख दिए थे और 4:23 पे एग्जैक्ट यहां पे जो लोग इस वक्त ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे थे, वो यहां पे ऑपोजिशन पे बैठे थे। वजीर आजम इमरान खान साहब उठ के खड़े हुए और 4:23 पे एग्जैक्ट डेट और टाइम मैंने आपको बता दिया, रिपीट करता हूं, 6 अगस्त 2019 4:23 पे वो स्पीच कर रहे थे और यहां पे ऑपोजिशन पार्टीज क्या कर रही थी? हुल्लड़बाजी। ये हाल है जब आप कहते हैं जनाब स्पीकर कि डेकोरम, तो खुद अपना हाल जरा गरिबान में झांक के देखें कि आप लोगों ने यहां पे क्या किया। आपने पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुत्तहिद करके आपको दिखाया पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्ट्रेंथ होती है। उस वक्त जनाब स्पीकर आपका कोई यहां पे आके कटिंग नहीं होती थी। वहां पे असद कैसर साहब बैठे थे, वो लाइव फीड जा रहा था, कोई कटिंग नहीं हुई। उस वक्त क्यों किया मोदी ने? वॉर हिस्टीरिया, उसके लिए। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं बात करता चलूं कि
जिन लोगों को ये इंस्टॉल्ड रिजीम और लोग कहते हैं कि जी डिजिटल दहशतगर्द हैं, देख लें आप पहलगाम के इंसिडेंट के बाद ये लड़के और लड़कियां जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता है, वो किस तरह सोशल मीडिया में आके उन्होंने हिंदुस्तान की बोली बंद कर दी थी। सोशल मीडिया जो है वो फोरफ्रंट पे था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक बच्चा, एक एक लड़की, एक एक मर्द, खातून, सारे लोग पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। यहां पे जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहता हूं कि कायद की 11 अगस्त की स्पीच जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने, उसको वो कोट भी करते होते हैं, और ये उनकी स्पीच, ये मैं अपने साथियों को भी इंकरेज करूंगा, एक एक लफ्ज उनका जरा ट्रांसक्रिप्ट पे पढ़ें और सुने। उन्होंने क्लियर कहा था कि यहां पे आरएसएस तो टू नेशन थ्योरी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब क्यों उसको एडवोकेट करते, गो के पहले वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में बात करते थे, क्यों उन्होंने इसको देखा? क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि आरएसएस की आइडियोलॉजी ही फैशिस्ट है। वो पाकिस्तान को या मुसलमानों को या क्रिश्चियंस को या माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान के अंदर तस्लीम ही नहीं करते। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भी जो मॉडल था पाकिस्तान में हार्मनी के लिए, वो आपका मिसाक मदीना और मदीना की रियासत थी। आप ये देखें कि सेंट कैथरीन्स चर्च की जो एग्रीमेंट हुआ था, जहां पे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि दुनिया के आखिर तक हम लोग आपके इस प्लेस ऑफ वर्शिप को प्रोटेक्ट करेंगे। ये वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। जनाब स्पीकर, जो आपका जो एक्शन पुलवामा का हो या आपका पहलगाम के बाद जो इस वक्त जो हिंदुस्तान को मुंह के बल खानी पड़ी बालाकोट में, और अभी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो किया, ये एक्शन आपके एयरफोर्स के वॉर कॉलेजेस में बहुत सारे सालों तक पढ़ाया जाएगा। और इसका मैं आपको ये हिस्ट्री भी बता देता हूं कि ये फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम्स कैसे आए। मैं खुद इसका ही नहीं शायद हूं। 23 मार्च 2019 को वजीर आजम इमरान खान साहब ने 23 मार्च की परेड का रिव्यू किया, चीफ गेस्ट थे, और उस वक्त के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर साहब ने F-16 उड़ाते हुए जब लैंड किया तो उसके बाद वो आए, और उस दिन J-10C जो हैं उन्होंने पहली बार पीपल्स आर्मी एयरफोर्स चाइना की, उन्होंने उस पे हिस्सा लिया था। वहां पे एयर चीफ मार्शल साहब ने मुझे बताया कि उमर साहब, मैं वजीर आजम साहब को कायल कर रहा हूं कि ये हम लोगों ने जहाज लिए। वो एक्शन, वो आपका जनाब स्पीकर, न सिर्फ वो अक्वायर हुए, बल्कि आपके जो आप अंदाजा लगा लें 23 मार्च 2019 को वो मुझसे बात कर रहे हैं कि जी हमने ये एक्वायर करने हैं, खरीदने हैं, और 11 मार्च 2022 को 3 साल के अंदर अंदर गो के पूरी दुनिया में कोविड था और चाइना मुतासिर हुआ था। वजीर आजम इमरान खान साहब ने और एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर साहब ने और उसके बाद सिद्धू साहब ने, इन्होंने उसको ऑपरेशनलाइज किया और हम लोग खराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं बात करता चलूं कि आपके शहबाज शरीफ ने मायूस क्यों किया दुनिया को। वजीर आजम, मैं फिर कहता हूं कि एक इंस्टॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, पपेट प्राइम मिनिस्टर, और एक जेन्युइन लीडर। जेन्युइन लीडर कहता है कि हम लोग सोचेंगे बाद में और हिट पहले करेंगे, और इंस्टॉल्ड पीएम जनाब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जिन लोग वहां पे गए हो, जिनको पता भी हो कि उन जगहों का, उस जगहों का इंपॉर्टेंस क्या होती है, यंग ऑफिसर्स उधर अपने कमीशन का ओथ लेते हैं। वहां पे जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ क्या कहता है कि जी हम लोग, पाकिस्तान इज ओपन टू पार्टिसिपेटिंग इन एनी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन। हो भाई,
कोई हम लोग किसी SHO के सामने बैठे हो, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपका आके इन्वेस्टिगेट करेगा, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस चीज की। ये वो चीजें जो मुल्क की बुनियादें खोखली करती हैं। शार्प कॉन्ट्रास्ट, एक बहादुर लीडर वजीर आजम इमरान खान, दूसरी तरफ पे डरपोक शख्स शहबाज शरीफ। जनाब स्पीकर, यहां पे बड़ी बातें हुई। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी इस हाउस ने 5 मई 2025 को रेजोल्यूशन, ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास किया कि या हिंदुस्तान ने यूनिलैटरली कोई एक्शन लिया तो उसको हम लोग एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। 19 सितंबर 1960 को प्रेसिडेंट अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू ने यह एग्रीमेंट साइन किया था। मुख्तलिफ जंगें हुई, टेंशन्स हुए, सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, बाकी कुछ नहीं हुआ इस एग्रीमेंट को। पाकिस्तान में बड़े लोग इस साइड के भी कि जी इंडिया को पाकिस्तान ने पानी बेच दिया था, अयूब खान ने बेच दिया, तो फिर आप लोगों ने क्यों रेजोल्यूशन पास की? अयूब खान वाज प्रूवन राइट। और आज भी आपका स्टेट का, आपके मुल्क का, आपके सारे लोगों का ये स्टेटेड पोजीशन है कि इंडस वाटर ट्रीटी हिंदुस्तान यूनिलैटरली नहीं तोड़ सकता, या उसने किया वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा। जनाब स्पीकर, अभी मैं एक दो बातें करके फिर बजट की जो खादो ख्याल है उस पे आते हैं, पर ये इस वक्त मैं बात कर रहा हूं क्योंकि हालात तेजी से हमें इस जगह पे मजबूर करेंगे कि टेंशन्स बढ़ रही हैं। और यही मिसाल जो मैंने आपको बताई, शार्प कॉन्ट्रास्ट दो लोगों की, वजीर आजम इमरान खान साहब की और शहबाज शरीफ की। दूसरी जंग अजीम में हिटलर भी जो मोदी का रोल मॉडल है। मैं उमर साहब, हम नमाज की ब्रेक कर लेते हैं। जनाब स्पीकर, मुझे अब 10-15 मिनट, जोर की नमाज है, 10-15 मिनटों के बाद हम जुमे की नमाज अभी वजू वगैरह, तो हम हाउस को एडजर्न कर रहे हैं 2 बजे। वी मीट अगेन एट 2 PM। जी उमर अयूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जुमे की नमाज की ब्रेक आई थी और सारे साथी अभी आ रहे हैं। ट्रेजरी बेंचेस मेरा ख्याल है अभी आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। जनाब स्पीकर, आपके पास हमारा डेलीगेशन भी आया था और अभी यहाँ पे ऑफलाइन आपसे बात हो रही थी। सेनेट की तकारीर चलाई जा रही हैं। ऑन द रिकॉर्ड मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि स्पीच जिस वक्त मैंने शुरू भी की थी, मैंने कहा था कि जी काइंडली ये इंश्योर करें कि यहाँ पे ये स्पीच चले, लोग CCTV पे चले, बाहर चले। हम लोग मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हमारे आबाओ अजदाद का खून इस मुल्क की मिट्टी के लिए, सारा कुछ हमारा इधर है। तो लिहाजा काइंडली आपकी इस पे रूलिंग चाहिए कि ये स्पीच चलेगी, कोई कटिंग नहीं होगी। और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो और मजबूत हो। हम लोग या तनकीद भी करेंगे, वो एक मुस्बत तनकीद होगी। अनफॉर्चुनेटली अब आमिर साहब आए थे, अली साहब भी तशरीफ़ लाए थे, और ये सही बात है, ना रेजोल्यूशन हुई, ना आपकी तकरीर चली गई, और जो रिस्पॉन्सिबल है सेक्रेटरी साहब वहीं बैठे हुए हैं। ही इज़ गोइंग टू टेक एक्शन इमीडिएटली। आई थिंक इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये जो इन्होंने किया है ये करने की ज़रूरत नहीं थी। रेजोल्यूशन भी नहीं चली, जो आप लोगों ने बात की है सब वो भी नहीं चली। अब वो दे रहे हैं मीडिया को, मगर दिस इज रॉन्ग। उस वक्त क्यों नहीं चली? ये बिल्कुल इनके सामने मैंने बात की। सो आई होप जनाब स्पीकर जो हमने बातें की हैं जी इंशाअल्लाह वो चलेंगी, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक्सपंज हो या कोई ऐसी हो, मुस्बत चीजें ही बात की हैं, ऐसी कोई वो चीज नहीं है। इंशाअल्लाह सो वी विल एक्सपेक्ट कि ये चीज आप जो साइट्स हैं हमारी नेशनल असेंबली की सोशल मीडिया साइट्स, उस पर भी लोड अप हो जाएगी। इनके आने से पहले मैं वो कर चुका था, फिर इनको मैंने सुनवा भी दिया था। शुक्रिया जनाब स्पीकर, थैंक यू। जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं बात कर रहा था, आपको कंपैरिजन की बारे में बात कर रहा था, लीडरशिप्स के बारे में। दूसरी जंग अजीम जिस वक्त शुरू हुई जनाब स्पीकर, तो हिटलर जिसका मोदी जो है वो पैरोकार है, ये भी एक फैशिस्ट शख्स है। तो उस वक्त चेम्बरलिन ने 1939 में जिस वक्त पोलैंड पे हमला हुआ, चेकोस्लोवाकिया पे हमला हुआ, चेम्बरलिन पीछे हटता गया। नॉर्वे पे हमला हुआ,
चेम्बरलेन हिटलर को अपीज करने में लगा हुआ था, या उस वक्त बर्तानिया का वजीर आजम चेम्बरलेन खड़ा होके वो हिटलर को मुंह तोड़ जवाब देता, हिटलर उधर ही खत्म हो जाता, दूसरी जंग अजीम की तरफ नौबत ही ना जाती। जिस वक्त जनाब स्पीकर लो कंट्रीज 10 मई 1940 को हिटलर ने लो कंट्रीज यानी कि बेल्जियम, नेदरलैंड्स, इन पे जिस वक्त हमला किया और फ्रांस पे, तब लोगों के ज़हन में ख्याल आया कि जी ये फैशिस्ट शख्स हिटलर ये तो चढ़ दौड़ रहा है। उस वक्त बर्तानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ नेविल चेम्बरलेन के खिलाफ और वो हार गया। उसकी जगह चर्चिल आया और चर्चिल की वो तकरीर आपने भी जरूर पढ़ी होगी, मेरे पास उसका ये एग्जैक्ट उसके डिटेल्स भी मेरे पास मौजूद हैं। वी विल फाइट ऑन द बीचेस, उसकी तकरीर थी डनकर्क की रिट्रीट के बाद 26 मई 1940 को। डनकर्क से बरतानी फौजियां जो है वो रिट्रीट करके वापस डोवर और बरतानिया की तरफ जा रही थी। तो मैं आपको वजह भी बता देता हूं मैं क्यों कोट कर रहा हूं, ये भी सुनने वाली है तकरीर उसकी जो शॉर्ट थी। उसने कहा था, वी शैल गो टू द एंड, वी शैल फाइट इन फ्रांस, वी शैल फाइट ऑन द सीज एंड ओशंस, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, वी शैल नेवर सरेंडर। ये इतने से अल्फाज विंस्टन चर्चिल के जनाब स्पीकर, उसने बरतानिया को, जिसको वो बरतानिया की हिस्ट्री आप देखें, उसके ऊपर फिल्में बनती हैं, उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, कितने लोगों ने वो की है, कि वही फौज बरतानिया की फौज, अफवाज एक मुल्क की क्या चीज होती है, वो एक फाइटिंग वेपन होता है, एक हथियार होता है। हथियार को वील्ड करने वाले की महारत के वो किस तरह करे। आप किसी के हाथ में आप अनाड़ी के हाथ में तलवार दे दें, उससे तो वो नहीं चलेगा। आप किसी दलेर शख्स के हाथ में वो तलवार दे दें, बहादुर, वो ऐसा उसको चलाएगा। यही वजह है जनाब स्पीकर के जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब ने पुलवामा अटैक के बाद इमीडिएटली कहा था कि हम लोग अटैक करेंगे, और जिस वक्त बालाकोट पे अटैक हुआ उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर दिया पाक फजाइया को, और अगले दिन वो 2 जहाज गिराए थे। ये डिफरेंस होता है। यहां पे शहबाज शरीफ ने क्या किया, पहले अपीजमेंट जिस तरह नेविल चेम्बरलेन कर रहा था, उसके बाद 4 दिन का डिले। हमारे पास, पाकिस्तान के पास, हमारा मुल्क की ज्योग्राफाई सरहदें और शेप इस तरह की है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमारे पास नहीं है। खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान की फौजें इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करती हैं, खुदा ना खास्ता उनका आर्मर या आर्टिलरी आती है जनाब स्पीकर, उनको निकालना एक अजाब बन जाता है। इसीलिए हमारे पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का ऑप्शन हर वक्त मौजूद होना चाहिए। हम लोग फर्स्ट स्ट्राइक से पीछे हट ही नहीं सकते हैं। या हिंदुस्तान अटैक करने की कोशिश करे, हम लोग कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ पहले उसको मारे, उसके अपने टेरिटरी में मारे, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाना पड़े। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन छोटी यील्ड का होता है। हिरोशिमा नागासाकी पे आपका जो वेपन्स थे वो तकरीबन 8 किलो टन और 10 किलो टन के थे, ये 3-4 किलो टन के होते हैं, और उस पर हमने महारत ली हुई है। इमीडिएटली हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर हमें उनको हिट करना चाहिए, और उनको ये एस्केलेशन लैडर जो मोदी ने कहा है कि ये न्यू नॉर्मल, नॉट एट ऑल जनाब स्पीकर, वी हैव टू टेल मोदी, या तुमने ये हरकत की तो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम तुम्हें अंदर जाके हिंदुस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हें मारेंगे। ये फर्क होता है जनाब स्पीकर लीडरशिप का। और मैं ये कहता चलूं जनाब स्पीकर, वो कहते हैं ना हमें हर वक्त अभी चौकस रहना पड़ेगा। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूं। डिफेंस बजट के ऊपर आएंगे हम लोग चाहते हैं पाकिस्तान का फोर्स मल्टीप्लायर सिस्टम्स हम लोग खरीदें, हम लोग इन्वेस्ट करें अपने सिस्टम्स पे, एवैक्स पे, नेटवर्क सिस्टम्स पे, आपकी रेडार कंट्रोल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स पे, इन चीजों में। जनाब स्पीकर, जो आपका 51 लोगों ने
जाम शहादत नोश किया पाकिस्तान में, उसमें से तकरीबन 40 सिविलियंस थे और 11 आपके आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान थे। भुलारी एयरबेस पे 10 मई 2025 को अटैक होता है। मेरी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ साहब के भाई से भी बात हुई, मैं अस्पताल में था, उधर से मैंने बात की। वहां पे जो हमारे साथी शहीद हुए, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ साहब, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब साहब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब साहब, टेक्नीशियन फारूक साहब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशर साहब, सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद हयाज साहब, ये इंसिडेंट भुलारी एयरबेस का कंप्लीटली अवॉइडेबल था। या हम लोग 7 तारीख एक्शन लेते, जो 10 तारीख को शहबाज शरीफ ने जो ट्रिगर, देखें जनाब स्पीकर, अफवाज पाकिस्तान एक बेहतरीन वेपन सिस्टम है, प्रोफेशनल लोग हैं। बंदूक किसी के हाथ में दे दें, मैं फिर रिपीट करता हूं, जिसमें जुर्रत होनी चाहिए ट्रिगर दबाने की, वो ट्रिगर दबाने की जुर्रत थी वजीर आज़म इमरान खान साहब में, शहबाज शरीफ में जुर्रत नहीं थी। ऑन टाइम एक्शन होता है, वो कहते हैं ना गल वेले दी फल मौसम दा, उसने इंतजार करता रहा। क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्यों इंतजार किया, या ये एक्शन 10 को किया उसने, उसको उसी वक्त करना चाहिए था। यहां पे हम लोग जनाब स्पीकर फिर आते हैं कि मोदी को जिस वक्त हमारा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स गया तो वो फिर पीछे हटा। यहां पे जनाब स्पीकर अभी मैं बात करता हूं कि जो 5 मई को मैंने जो बात की थी, तो आपने मुझसे बात की कि जी वी अग्री टू डिसएग्री, ठीक है, वी अग्री टू डिसएग्री। पर यहां पे जनाब स्पीकर मैं ये आपको बता दूं कि आप ये नोट कर लें कि आपका जनाब स्पीकर ये स्टेट बैंक की एनुअल रिपोर्ट, और इत्तेफाक के साथ उसकी मैं कॉपी भी अपने साथ लाया हूं, ये एनुअल रिपोर्ट ये है, मैंने कोई हरिपुर में नहीं शाया की है, स्टेट बैंक कराची में शाया करता होता है। इसके जनाब स्पीकर आप आ जाएं पेज 122 पे और टेबल 9.16 पे, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स बाय कमोडिटी ग्रुप्स, प्रिंसिपल कमोडिटीज, कमोडिटी ग्रुप एस, आर्म्स एंड एम्युनिशन। जो मैंने बात की थी और आप और आपके स्टाफ का मैसेज मुझे, मतलब मैंने जब इनसे गिला किया, इनसे बात की, तो उन्होंने कहा ये आपने आर्म्स के वेपन्स के बारे में बात की, ये स्टेट सीक्रेट है। जनाब स्पीकर, या तो स्टेट बैंक वालों को कहें कि फ्लोज के बारे में, एक्सपोर्ट्स के बारे में ये यहाँ पे शाया ना किया करें, और जब ये पब्लिक नॉलेज, और वे भी ऑपोजिशन के लिए नहीं, वो इनके लिए, इनको मिला होगा इनके नसीब पर, सिर्फ एक चीज उन्होंने बढ़ाई है। बाकी आप ये देख लें जनाब स्पीकर, जो अभी वजीर सूट टाई पहन के, वो हार्वर्ड की टाइप कभी बना लेता है, कभी वो कैम्ब्रिज की टाइप बनाता है, कभी वो पता नहीं वो एरिस्टोटल का वो किताबें लेके फिर रहा होता है, अरस्तु की जनाबे वाला, उसकी मिनिस्ट्री में, और ये मैं फिगर्स आपको बता देता हूं कि 19 अरब रुपए का बजट प्लानिंग मिनिस्ट्री का एलोकेटेड था। खर्च कितना हुआ है साल में? 3.8 अरब, ओनली 20%। 19 अरब रुपए बजट एलोकेटेड था मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का, उन्होंने इस साल जो खर्च किया वो है जनाब 3.8 बिलियन, यानी कि 20%। जनाब स्पीकर, प्रॉब्लम ये होती है कि फिगर जो है ना जी, मेरी आदत है मैं अंग्रेजी कम पढ़ता हूँ, ये फिगर्स हम लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं, तो लिहाजा ये चीजें जो हैं ये निकालना, ये आप शो करते हैं, वो कहते हैं द डेविल इज इन द डिटेल। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो बार बार कह रहे थे कि जी डीप डाइव करो, इकोनॉमिक सर्वे में कहते थे जी डीप डाइव करो, चले हमने डीप डाइव किया, पर अंदर जब डीप डाइव होता लगा के हम लोग अंदर गए उस गदले पानी में, उस गंदे पानी में, तो नीचे तो मिला कचरा ही कचरा। जनाब स्पीकर, अच्छी चीज तो उस तालाब में, इनके तालाब में हमें कुछ मिली नहीं। इस पे मैं बात करता हूं जनाब स्पीकर कि आपका पीएसडीपी का एक्सपेंडिचर तकरीबन, आपका मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ 1400 अरब में से जो ओरिजिनल पास हुआ था, सिर्फ आपका 448
बिलियन लगा है, बाकी आपका वैसा का वैसा ही है, बाकी फिक्टिशियस है, ये याद रखिएगा। यहां पे जनाब स्पीकर एक और यहां पे मैं बात करता चलूं। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंद में जब आई और जब उसने 1857 के बाद अपना ग्रिप मजबूत किया और जितनी वेल्थ थी हिंद की बरसगीर की वो उठा के ले गया, साइफन ऑफ कर गया। आपको मालूम है बर्मिंघम की कॉटन फैक्ट्रीज जो हैं वो हिंद की वेल्थ से, ये शशि तरूर ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है जो आजकल जा रहा है, जिस अच्छा ऑथर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है हिंदुस्तान का, पर किताब उसने एक अच्छी लिखी और उसने उसमें लिखा था कि उसने कैलकुलेट किया था कि जिस वक्त हिंदुस्तान में 1600 के लगभग मुगल सल्तनत थी, उस वक्त यहाँ पे हिंदुस्तान अकाउंटेड फॉर समथिंग लाइक memory serves me correct, more than 40% या 48% of the global trade। जिस वक्त आजादी हमें मिली वो तकरीबन 1% तक रह चुकी थी। राम स्पीकर, इस वक्त मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं, मेरा सूबा, बैरिस्टर गौहर साहब का सूबा, यहाँ पे असद कैसर साहब का, अली मोहम्मद खान साहब का, यहाँ पे आपके ट्रेजरी मेंबर्स जो यहाँ पे केपी से बैठे, इनका हमारे सूबे के साथ मरकज सोतेली मां का सलूक क्यों कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन। यहां पे आप अंदाजा लगा लें। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये दिखाता हूं, एनेक्स्चर 21, ये मैंने अपना नोट्स बनाए हुए। आपका जनाब स्पीकर 1000 अरब रुपए के बजट के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 1000 अरब रुपए का, और खैबर पख्तूनख्वा को उसमें क्या मिलता है आपको 550 मिलियन, बिलियन नहीं भाईजान, कितना 55 करोड़ रुपया, 1000 अरब रुपए का खैबर पख्तूनख्वा को राजा साहब मिल रहा है 55 करोड़ रुपए। हम लोग कोई अल्लाह माफी दे कोई हैविंग बैठे हुए, हमने पिछले 25 साल में 1 लाख मेरे सूबे का मेरे लोग शहीद हुए हैं, 1 लाख। पहले करते थे अटैक ड्रोन अमेरिकन, वो वॉर ऑन टेरर में हम लोग सबसे आगे, आईडीपीज हम लोग सारे उठा रहे हैं, बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं, गोली हम लोग खाते हैं। ये शुहदा के फिगर्स मैंने आपको बताए 90% हमारे। जनाब स्पीकर, हमारे साथ ये सलूक क्यों, बता दें। सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा का हर एक शख्स जो है वो वजीर आजम इमरान खान साहब का आशिक है, और जिस तरह ईस्ट इंडिया, जनाब स्पीकर, और सिर्फ इसलिए कि उनकी मोहब्बत है, और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त कलेक्टिव पनिशमेंट करती थी। गांव का एक बंदा कोई क्राइम करता था, वो सारे गांव को उठा के वहां पे रख के या बैंत मारते थे या गोली मारते थे। वो हशर ये मरकजी हुकूमत हमारे साथ करना चाह रही है, ये रिजीम हमारे साथ इनका ये बर्ताव है। बता दें हमें। नेट हाइडल प्रॉफिट, मेरा नेट हाइडल प्रॉफिट बिजली हम लोग बनाते हैं, बेचते हैं, उसका हिस्सा में नहीं मिलता। गैस रॉयल्टी, ये मेरा भाई शेरियार खान यहाँ पे बैठा है, इनके हल्के का जो 3% आपका फेडरल डिविजिबल पूल से आना है एक्सफाटा के लिए, वो नहीं मिल रहा। बेतहाशा लोड शेडिंग, उस पे बिजली पे मैं आऊंगा 20-20 घंटे। मैं खुद पावर मिनिस्टर रह चुका हूं, मेरे बाद हमाद अजहर साहब रह चुके हैं। हमने जनाब स्पीकर 80% पाकिस्तान में खत्म कर दी थी, और जहां पे थी दूर दराज इलाकों में होती थी, वरना हमने खत्म कर दी थी लोड शेडिंग, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। आज देखें रेट भी ज्यादा, उस पर मैं डिटेल में भी आता हूं। जनाब स्पीकर, आपका रॉयल्टी वो इनको नहीं मिल रही, इनके आईडीपीज का इशू, ये सारी चीजें वो हकायक है। यहां पे मैंने कोर्ट कैप्चर के बारे में यह बात की है जनाब स्पीकर, तो यहां पे इसी हाउस के हमारे साथी आपके अब्दुल लतीफ साहब, ये मेरे वकला, मैं वकील नहीं हूं, पर यहाँ पे हमारे वकला साहब, सीनियर वकला साहब यहाँ पे मौजूद हैं, पीछे भी हैं, ट्रायल लॉयर्स हैं, और हमारे और भी साथी इसमें मुलव्वस, और धड़ाधड़ ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, मजे की बात जनाब स्पीकर,
میرے اوپر بھی ہر جگہ پہ یہ کیسز لگے ہوئے ہیں. بڑے مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک یہ سننے والی ہے جناب اسپیکر, یہ آپ سنیے گا. پروسیکیوشن وٹنس تھا, اس سے جج صاحب نے, سرگودا کی میں بات کر رہا ہوں, اس کو اڑائی دیا تھا انہوں نے, ہمیں اس میں بری کیا تھا اس ایک کیس میں, ابھی پھر انہوں نے دوسری جگہوں میں لگایا ہوا ہے. اس پروسیکیوشن وٹنس سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہاں پہ تھے؟ وہ پروسیکیوشن وٹنس کہتا ہے جی میں زمان پارک میں تھا. اچھا, یہ سارے لیڈران جو ہیں یہ سازش کر رہے تھے. اس نے کہا جی میں نے ساروں کو دیکھا تھا. انہوں نے کہا, جج سے پوچھتے ہیں جی آپ زمان پارک میں کدھر تھے؟ کہتا ہے جی میں ڈرائنگ روم میں اس میز کے نیچے تھا. سر وہ بلا تھا, وہ کیا چیز تھی, وہ ادھر نیچے کدھر پڑ گیا تھا کہ ادھر وہ میز کے نیچے کدھر چلا گیا تھا کہ وہ مطلب عقل بھی کو کرنا, خدا کرا مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا جناب اسپیکر, یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں کہ بلوچستان اس وقت یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. بلوچستان کے ایشو کو میں اسی قومی اسمبلی میں بارہا کہتا رہا ہوں, خدا را اٹینشن پہ کریں. بلوچستان کی یوتھ, وہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ناراض ہیں, ان کے زخموں پہ مرہم لگائیں. یہاں پہ جو بلوچستان کے ممبران بیٹھے ہیں, میں یہ بات کروں گا, NFC کا وعدہ ہم سے کیا گیا, دیکھا ہم نے کوئی نہیں. ہونا چاہیے, ریوائز ہونا چاہیے. اس بجٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جناب اسپیکر, یا اس کو عام فہم زبان میں آپ دیکھیں تو یہ بجٹ جو ہے یہ ٹائم ٹپاؤ بجٹ ہے. اس کا لب لباب کر لیں. اس کی وجہ میں نے آپ کو ایک سٹیٹسٹک جناب اسپیکر ان کی کتابوں سے سٹیٹسٹیکل سروے, اکنامک سروے, ان سٹیٹسٹیکل اپینڈسز سے اٹھا کے میں نے بتا دی ہے, پروف کی ہے. اور میں بڑی خوشی سے بیٹھ کے ان لوگوں سے, سوٹائی والوں کے ساتھ سالوں سے بیٹھ کے میں فائنینس کمیٹی میں بھی آرگیو کر رہا ہوں, اور ان سے جب میں پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ آپ کو جواب دے دیں گے. جواب آ نہیں رہے ہیں, کوئی یہ مسئلہ ہے, جواب کوئی نہیں دے رہا, جواب ہے نہیں ان کے پاس. جناب اسپیکر, پاکستان کی عوام پہ خدا را رحم کیا جائے. آپ کے 3-4 الیکشن ہوئے. آپ کا ایک الیکشن آپ کا ہوا سندھ میں, عمرکوٹ کا. آپ کا بھی سمبڑیال کا الیکشن ہوا. اس سے پہلے آپ کا چودھری پرویز الہی صاحب کا ہوا. اس سے پہلے مونس الہی صاحب کا. جناب اسپیکر, وہ الیکشن تو میں نے خود دیکھے ہیں. اس بار میں وہاں پہ نہیں تھا, ہمارے باقی ساتھی تھے, باقی سارے ساتھی ادھر تھے. سیالکوٹ میں پنجاب پولیس جا کے پولنگ سٹاپ کراتی تھی, جھگڑا کرا کے خود اپنی کمیزوں کے اندر بیلٹ پیپرز لے کے اور وہ سٹفنگ کراتے تھے. ایک جگہ پہ فارم 45 انہوں نے جنمن پھاڑ کے پھینک دیا, فیک فارم 45. جناب اسپیکر دیکھیں, عوام کی ایک توقعات ہوتی ہیں, اس سینکٹرٹی آف دا ہاؤس ہے, یا یہ الیکشن پروسیس صاف شفاف نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, آپ کا میڈیا, یہ ہمارے بہن بھائی اوپر بیٹھے ہیں, یہ آزاد نہیں ہے. پیکا لا نے اور آپ کا جو پاکستان ڈیجیٹل بل ہے اس کے ذریعے ذبح کر کے رکھ دی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا, سردار ایاز صادق صاحب بیٹھے تھے میرے خلاف, انہوں نے FIA کا ایک بندہ ہے جی ایبٹ آباد میں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا, وہ عقل کے اندھے لوگ ممبر آف پارلیمنٹ کو خط لکھ رہے ہیں کہ جی آپ کے خلاف انویسٹیگیشن بھی ہوگی اور FIR بھی درج کریں گے کہ آپ نے اینٹی سٹیٹ بیانات دیے. وہ عقل کے اندھو, تم تو ہو ہی سٹیٹ کے اوزار, سٹیٹ ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ ہیں. عقل تو پڑھ لیا, قانون پڑھ لیا کرو, آئین پڑھ لیا کرو. یہ تو ہمارا حال ہے. اتنا مطلب آپ کی بیوروکریسی گر چکی ہے, ملک میں افراتفری ہے, اکانومی آپ کی ختم ہے, بٹھا بیٹھا ہوا ہے, زراعت آپ کی چل نہیں رہی ہے. غربت کی لکیر سے 44-45% آپ کے لوگ زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. تو آپ کا جناب والا ان حالات میں آپ کہاں پہ پروسپیرٹی آ سکتی ہے؟ آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جناب اسپیکر, یہ اس ایوان میں تو انسٹالڈ فارم 47 کے لوگ ہیں, پر ذرا جا کے لوگوں سے پوچھیں, باہر پوچھیں, جن کی دھڑکن ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب,
ان کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں میں اختتام میں بھی میں بات کروں گا. وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، ان کو پانی تک بھی صاف نہیں دیا جاتا، پر وہ مرد مجاہد ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے جو مرضی ہو جائے میں نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور جس وقت ہندوستان میلی آنکھ کی طرف مودی ادھر دیکھتا ہے تو وہ بہادر شخص وزیر اعظم عمران خان صاحب میسج بھیجتا ہے، حکم بھیجتا ہے ہمیں کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہو جاؤ. یہ ہوتا ہے ایک لیڈر. اور جس وقت بات ہوتی ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتا ہے کہ سوچوں گا بعد میں، وار پہلے کروں گا اور وار کر کے دکھاتا ہے. جناب اسپیکر، اور یہاں پہ انسٹالڈ پپٹ کٹ پتی کام پہ ٹانکتی ہیں. کہتے ہیں جی مجھے صبح اطلاع ہوئی جب میں سوئمنگ کر رہا تھا، تیراکی کر رہا تھا. او بھائی وہ مطلب یہ حالات ہیں، مطلب یہ ان کے حالات ہیں. آپ نے جناب والا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، مسلح افواج آپ کی ایک بہترین بندوق، ایک ویپن سسٹم ہے، پر اس کو چلانے کے لیے ایک بہترین مارکسمن چاہیے جس کا دل کلیجہ، وہ ہے وزیر اعظم عمران خان، نہ کہ یہ بزدل. آخر میں جناب اسپیکر میں کہوں گا کہ یہ بجٹ، جس طرح میں نے پہلے کہا، ٹائم ٹپا ہوا ہے. اس بجٹ میں کوئی چیز عوام کے لیے نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی یہ اخباریں جن کو اربوں روپے نیوز ایڈز دیے جاتے ہیں، ان کی ہیڈ لائنز جو ہیں یہ کنٹرول کی جاتی ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی گروتھ ٹارگٹ مسڈ. یہ ساری کی یہ حقائق ہیں جناب اسپیکر. یہ وہ حالات ہیں، یہ خود ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے جو سپوکسمین ہیں، جو ان کے اپنے پیڈ میڈیا کے لوگ ہیں، وہ بھی جا کے مطلب وہ بال کھینچ رہے ہیں، یار یہ کس عذاب کے سامنے پھنسا دیا ہے، اس کو ہم لوگ کیسے وہ کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر، اس ملک کو فریڈم آف سپیچ چاہیے، آزادی رائے، جینوئن ڈیموکریسی چاہیے، رول آف لا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ جوڈیشری کو سٹرینتھن کریں، اس کو حقیقی معنی میں آزاد کریں. ایڈیرنس ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہونا چاہیے. پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. پولیٹیکل پرزنرز کو امیڈیٹلی وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری صاحب، جناب عمر فراز چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، ہمارے جتنے اسیران پولیٹیکل پرزنرز ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے خلاف بوگس فکٹیشس کیسز ہیں، سارے ختم کر کے ان کو رہا فلفور کیا جائے. پاکستان کو ایک ہیلنگ ٹچ دیا جائے اور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مضبوط، ایک پراسپرس، پھلتے پھولتے پاکستان کو اچیو کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہو. بہت شکریہ جناب اسپیکر.